नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं महाभूकंप की, यानी जो मेगा क्वेक है, जिसके बारे में एक सूचना आ रही है कि अब क्या है कि अलर्ट एक जारी हो चुका है कि अब महाभूकंप आ सकता है। और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो जापान की वहाँ पर मौसम विज्ञान एजेंसी है, उसके द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। तो आज के एपिसोड में इसके बारे में पूरा हम देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ क्या है, क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाभूकंप यानी मेगा क्वेक आ सकता है, इसके पीछे कारण क्या है और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। बात करें तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी कोर्स संचालित कर रही है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिल सकता है, बशर्ते इसके लिए शर्त क्या है कि यदि आप 10 से लेकर 17 अगस्त के बीच तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। और इसके बारे में अगर और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, जो संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं और जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन है उनको देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है जापान इशूज इट्स फर्स्ट एवर मेगा क्वेक। देखिए ये बात कही जा रही है, मेगा क्वेक एडवाइजरी, व्हाट डज इट मीन्स। कहा जा रहा है कि जो महाभूकंप की जो एक मुद्दा है जिसके संदर्भ में एक एडवाइजरी, एक कह सकते हैं कि एक अलर्ट जारी किया गया है। तो आखिर ये जो मेगा क्वेक है ये है क्या, महाभूकंप है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। फिर कहा जा रहा है कि द वार्निंग सेट द लाइक्लीहुड ऑफ स्ट्रॉन्ग शेकिंग एंड लार्ज सुनामी इज हायर देन नॉर्मल ऑन द नानकी थ्रो ए सबडक्शन जोन। पूरा ये जो मामला देखा जा रहा है ये नानकी जो थ्रो है, गर्त है, उसके आसपास देखा जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो पूरा घटना है ये क्या है कि नानकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आखिर ये क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करें तो जो 8 अगस्त को दक्षिणी जापान में उच्च तीव्रता यानी 7.1 इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद से देश की जो मौसम विज्ञान एजेंसी है इसने पहली बार कोई एडवाइजरी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। और वो भी क्या कहा है, मेगा क्वेक यानी महाभूकंप की सूचना दी है। इसके बारे में अलर्ट जारी किया है या कहें एक सलाह जारी किया है कि महाभूकंप जापान के कुछ क्षेत्रों में आ सकता है। और भूकंप ही नहीं आएगा, इससे उच्च तीव्रता का सुनामी भी देखने को मिल सकता है। जो सामान्य सुनामी होती है उसकी तुलना में वो कई गुना हाई होगा। तो देखेंगे इस चेतावनी में ये भी कहा गया है कि जो नानकाई जो थ्रो है, गर्त है, ये एक तरह का सबडक्शन जोन है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये कहा गया है इस एडवाइजरी में कि तेज भूकंप आ सकते हैं और इस पूरे क्षेत्र में नानकाई जो पूरा थ्रो वाला रीजन है वहाँ पर उच्च कह सकते हैं तीव्रता का यहाँ पर सुनामी की संभावना भी हो सकती है। कि हालांकि इस पूरे एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी विशिष्ट अवधि के दौरान निश्चित रूप से ये महाभूकंप आ जाएगा। ये एक तरह से क्या है, एडवाइजरी है। तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल जो सर्वे है उसके अनुसार अभी ये कहा गया कि 7.1 जो इंटेंसिटी का भूकंप इस पूरे क्षेत्र में आया है। पैसिफिक जो रीजन है, यहाँ पर पैसिफिक रीजन के पश्चिमी तट जो कि जापान से सटा हुआ है, जो नानकाई गर्त है यहाँ पर, उसके आसपास ये भूकंप आया था। इसका नतीजा ये भी है कि विशेषज्ञों को अब चिंता है कि आने वाले समय में इस नानकाई गर्त के साथ क्या है कि फिर से एक बड़ा विनाशकारी भूकंप यहाँ पर आ सकता है। तो ये पूरी सूचना दी गई है। अब थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं सबडक्शन जोन की, क्योंकि जो न्यूज़ है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नानकाई थ्रो है इसी के आसपास ये जो भूकंप है ये आया था। और सामान्य तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो नानकाई थ्रो है ये एक तरह का क्या है, सबडक्शन जोन है। तो थोड़ा सा सबडक्शन जोन के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है, सामान्य तौर पे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे कई सारी बड़ी छोटी जो प्लेटें हैं,
प्लेट आप जानते होंगे, जब टेक्टोनिक सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो उस दौरान इसको हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, अगर प्लेट को भी डिफाइन करना चाहें तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है यानी जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और मेंटल का जो अपर पार्ट है उसको मिलाकर क्या है कि प्लेट का निर्माण होता है। तो देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब पृथ्वी है उसकी जो दो प्लेटें हैं, जब वो आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, टकराती हैं, उसमें जो भारी प्लेट होती है जिसका घनत्व अधिक होता है, यानी दो चीज़ें देखी जाती है, या तो उसका जो डेंसिटी है, अगर डेंसिटी अधिक है, साथ ही क्या है कि उसकी वेलोसिटी अधिक है, तो जो भारी प्लेट होगी जो, और सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि जो महासागरीय प्लेट होती है वो महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में भारी होती है। तो क्या है कि जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भारी और अधिक घनत्व, और जिस प्लेट का वेग अधिक होता है उसका क्या होता है, क्षेपण होता है, सबडक्शन होता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की कठोर बाहरी परत की टुकड़े होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ऊपर का जो क्रस्ट है और जो मेंटल का पार्ट है उसको मिलाकर क्या है कि क्रस्ट बनता है, और ये धीरे धीरे क्या करता है कि इनके बीच में लगातार मूवमेंट होते रहता है, गति होते रहती है, और काफ़ी वर्षों के बाद इस तरह के घटना देखने को मिलती है कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, उनके बीच में कई प्रकार के कह सकते हैं मूवमेंट हो सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत ये क्या है कि जो टेक्टोनिक सिद्धांत है उसके अनुसार ये हम देखते हैं कि इसमें जो क्षेपित प्लेट होती है, जो सबडक्टेड जो प्लेट होती है, वो क्या होती है कि जो मेंटल वाला पार्ट है, यानी जो सबसे पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, सबसे आंतरिक जो क्षेत्र होता है वो कोर होता है। तो ये जो ऊपर वाला जो यहाँ पर प्लेट है वो क्या होती है, फिर वो मेंटल में प्रवेश करती है और यहीं पर ये फ्लोट करती है। तो इस तरह से क्या है कि ये धीरे धीरे अपने साथ जो कंटिनेंटल पार्ट है उसको भी मूव करती है। तो ये हमने देख लिया कि ये यहाँ पर सबडक्शन जोन है। इसमें अगर हम बात करें जो सबडक्शन जोन होता है इसकी कई सारी विशेषताएं भी होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो नानकाई थ्रो है ये एक तरह का सबडक्शन जोन है, ये सामान्य तौर पे पानी के नीचे है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो सबडक्शन जोन है उसी का ये बड़ा मैप दिखाया गया है। एक तरफ से क्या है कि एक कंटिनेंटल प्लेट है, एक तरफ से ओशियानिक प्लेट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ओशियानिक प्लेट होती है इसका भार इसका अधिक होता है, वेग अधिक होता है, और इसका क्या होता है कंटिनेंटल प्लेट जो कम घनत्व वाली है उसके नीचे इसका क्षेपण होता है। तो ये क्या हुआ कि ये पूरा सबडक्शन जोन हुआ। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसमें हम बात करें तो जो सबडक्शन जोन है यहाँ पर जो जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, तो ये प्रशांत महासागर का जो किनारा है, खास तौर पे जो पश्चिमी वाला किनारा है वहीं पर ये घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा जो रिंग ऑफ फायर वाला जो क्षेत्र है ये देखिए, जिसको हम अग्नि वलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर, ये वाला क्षेत्र है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो ये पूरा प्रशांत महासागर का अधिकांश जो भाग है उसको ये रिंग ऑफ फायर घेरे हुए है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग क्या है कि 40,000 किलोमीटर है। इसमें भी अगर हम बात करें तो कई सारे जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे यहाँ पर अगर रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो लगभग क्या है कि 715 एक्टिव वोल्केनो आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, और यही नहीं यहाँ पर आएंगे तो 915 के आसपास निष्क्रिय ज्वालामुखी भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो ज्वालामुखी है अगर पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो कुल जो ज्वालामुखी हैं उनका लगभग क्या है 2/3 भाग है। तो ये हमने देख लिया कि जो रिंग ऑफ फायर है इसमें भी अगर हम बात करें कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है जो पैसिफिक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की टेक्टोनिक जो बेल्ट है वो लगातार उसमें मूवमेंट होता है, और इसी कारण से यहाँ पर आपको भूकंप और ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो रिंग ऑफ फायर है इसका जो आकार आप देखेंगे एक तरह से क्या है कि घोड़े का नाल, यानी जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में वो घिसे ना, उसके लिए जो नाल लोहे की कह सकते हैं जो प्लेट ठोकी जाती है उसी के आकार का आप देख सकते हैं कि इसका आकार कैसा है, घोड़े के पैर के यानी उसके जो सबसे नीचे जो खुर होते हैं जिसमें नाल ठोकी जाती है उसका जो आकार होता है उसी आकार का ये रिंग ऑफ फायर है। यही नहीं, ये सबडक्शन जोन विश्व के सबसे अधिक भूकंपी और ज्वालामुखी
रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं और सामान्य तौर पे अगर बात करें तो विश्व के 80% से अधिक जो भूकंप हैं, जो ज्वालामुखी हैं, इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने बताया कि लगभग क्या है कि 715 इस समय एक्टिव जो वोल्केनो हैं वो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक चर्चा बच जाती है, वो है नानकाई जो ट्रफ, जो इस क्षेत्र के आसपास जो उच्च तीव्रता का भूकंप आया है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मेगा क्वेक आ सकता है, महाभूकंप आ सकता है। तो पहले थोड़ा सा ये जो नानकाई ट्रफ है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर ये विश्व मानचित्र पर या विश्व में ये कहाँ पर अवस्थित है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति को समझ लेते हैं। तो देखिए, पैसिफिक ओशियन में आएंगे और यहाँ पर देखिए ये क्या है कि आपका सी ऑफ जापान है, जापान सागर है, और जापान सागर के और आप समीप आएंगे तो ये पूरा जापान आइलैंड है, यानी जापान जो देश है जो अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है। यहीं पर क्या है कि आपको जो जापान की राजधानी टोक्यो है इसके दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा नानकाई ट्रफ। ये क्या है कि शिजुओका से क्यूशू द्वीप तक ये पूरा फैला हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका विस्तार कहाँ तक है। दूसरी अगर बात करें तो प्रशांत महासागर में दो जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनके आपस में टकराने से कह सकते हैं कि यहाँ पर अतीत में कई सारे बड़े भूकंप देखने को मिले हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर आएंगे तो हमें दो प्लेटें देखने को मिलती हैं। पहली क्या है कि जो फिलीपींस सागर जो प्लेट है, यहाँ पर आएंगे तो दो प्लेटों के टकराहट से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहला क्या है कि यहाँ पर फिलीपीन जो सागर है और दूसरा क्या है कि जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के टकराहट से क्या है कि यहाँ पर ये गर्त निर्मित हुआ है। दूसरी बात करें तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस सागर वाली जो प्लेट है वो पृथ्वी के मेंटल में चली जाती हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और फिर जो भारी प्लेट होती है उसका क्षेपण होता है। इसके बाद जो भूकंप है उसका कारण बनता है, क्योंकि टेक्टोनिक तनाव जमा धीरे धीरे होते रहता है और उसी कारण से यहाँ पर भूकंप देखने को मिलता है। यही नहीं, इसकी जो तीव्रता होती है वो सामान्य भूकंप से काफ़ी अधिक होती है। तो ये हमने देख लिया। और इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये पानी के नीचे है, वाटर के नीचे है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग क्या है 900 किलोमीटर है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात कर लें तो इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक 1 या 2 शताब्दी में क्या है कि 8 या 9 इंटेंसिटी के विनाशकारी भूकंप लगातार देखने को मिले हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक आंकड़ा है। जो पहले से लगातार भूकंप इस क्षेत्र में आते रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि एक लंबे समय अंतराल में यहाँ पर उच्च तीव्रता के भूकंप जरूर देखने को मिले हैं। यही नहीं, तथाकथित जो मेगा थ्रस्ट भूकंप होते हैं, यानी एक भूकंप का पीरियड है कि एक भूकंप आने के बाद दूसरा भूकंप जरूर आएगा, उस प्रकार का जो पूरा भूकंप होता है उसे मेगा थ्रस्ट भूकंप बोलते हैं, जो अक्सर क्या है कि जोड़े में आते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सामान्य तौर पे मेगा थ्रस्ट भूकंप हमें देखने को जरूर मिलते हैं। यही नहीं, जो नानकाई गर्त है ये जापान के दक्षिण पश्चिमी जो प्रशांत तट है वहाँ पर अगर हम बात करें तो सबडक्शन जोन के तौर पे यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर फिलीपींस सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टकराहट होती है और फिर क्या है कि यहाँ पर फिलीपींस जो सागर प्लेट है उसका क्षेपण होता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नानकाई गर्त है इसमें अगला महाभूकंप कब आ सकता है, यानी उच्च तीव्रता का भूकंप इस पूरे नानकाई गर्त वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कब आ सकता है, जिसके बारे में कहें तो एडवाइजरी जारी की गई है। तो इसमें ये कहा गया है कि जनवरी 2022 में जापान की भूकंप अनुसंधान जो समिति है इसने ये कहा है कि अगले 30 वर्षों के भीतर 8 से 9 तीव्रता वाला उच्च जो महाभूकंप है उसके आने की जो संभावना है वो 70% है, 70% है। ये यहाँ के जो ये भूकंप अनुसंधान समिति है इसका कहना है। दूसरी अगर बात करें तो जो राइटर्स की रिपोर्ट्स है इसमें ये कहा गया है कि इस तरह के जो महाभूकंप है ये टोक्यो से लगभग क्या है कि 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जो शिजुओका है इससे लेकर दक्षिण पश्चिम जो मियाजाकी है इन क्षेत्रों में इसके कंपन हो सकते हैं। और ये भी कहा गया है
कि ये जो भूकंप आएगा, इस भूकंप के कारण इस पूरे क्षेत्र में कहें तो सामान्य सुनामी की तुलना में कई गुना तीव्र सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जल होगा उसकी जो ऊंचाई होगी सुनामी में वो क्या होगी, वो 98 फीट तक ऊंची हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस तरह का महाभूकंप आता है तो उसके कारण जो जलीय क्षेत्र में जो सागरी तरंगे हैं उनकी जो ऊंचाई होगी जिससे सुनामी उत्पन्न होती है वो क्या है कि 100 फीट ऊंची तक जा सकती है। तो ये कितनी घातक होंगी आप समझ सकते हैं। ये हमने देख लिया। अब इसमें जो बात कही जा रही है कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, कि क्या पहले बताया जा सकता है कि इस तरह का महाभूकंप आ सकता है, ये भी एक प्रश्न है। तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो भूकंप की जो सटीक जो भविष्यवाणी है ये धरती के भीतर एक पूर्व संकेत की आवश्यकता होती है, तभी हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये जो संकेत देता है कि बड़ा भूकंप आने वाला है, और इसके लिए क्या है कि संकेत केवल बड़े भूकंपों से पहले ही आना चाहिए, तभी हम अगले भूकंप की जानकारी दे सकते हैं। और वर्तमान की अगर हम बात करें कि अभी तक क्या इस तरह की कोई ऐसी हमारे पास साइंटिफिक कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई ऐसी हमारे पास तरीका है, कोई मेथड है जिससे क्या है कि हम ऐसे महाभूकंपों को पहले से मेजर कर पाएँ। तो देखिए अभी तक क्या है कि पूर्व संकेतों को खोजने के लिए कोई भी उपकरण अभी तक मौजूद नहीं है। और जापान की जो मौसम विज्ञान एजेंसी है जिसके द्वारा जारी किया गया ये अलर्ट है, ये सामान्य तौर पे एक चेतावनी है, चेतावनी के अंतर्गत की गई भविष्यवाणी है। और इसका क्या है कि विज्ञान से खास तौर पे कुछ खास लेना देना नहीं है, बल्कि क्या है कि ये जो अलर्ट है एक तरह से एडवाइजरी है कि ऐसी संभावना है कि 70% ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में फिर से भूकंप आ सकता है, क्योंकि मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक इस पूरे क्षेत्र में आते रहे। तो ये हमने देख लिया। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जो भूकंप की भविष्यवाणी है क्या ये की जा सकती है। तो देखिए भूकंप की जो भविष्यवाणी है ये 100% नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे संबंधित अभी तक इस तरह का कोई भी वैज्ञानिक कह सकते हैं तरीका नहीं है जिससे पूरी तरह से सटीकता के साथ ये कहा जाए कि आखिर ये भूकंप है ये कब आ सकता है। तो ये कहा गया है, ये सामान्य तौर पे अगर हम देखें कि ये जो अलर्ट है ये क्या है, एडवाइजरी है, और इसका विज्ञान से पूरी तरह से लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे जो पुराने साक्ष्य हैं, जो आंकड़े हैं, उन पर ये आधारित एडवाइजरी है, और इसीलिए भूकंप को एक समूहबद्ध घटना के रूप में जाना जाता है। ये बात कही गई है। यही नहीं, हालांकि ये जो अलर्ट है मूल रूप से क्या है कि इस पूरे क्षेत्र के आसपास जो रह रहे जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनके लिए अलर्ट करने के लिए खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, इनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलर्ट या ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इनको समय रहते सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया जाए। तो इसी कारण से क्या है कि ये महाभूकंप की जो एडवाइजरी है ये जारी की गई है, क्योंकि यदि ये आता है तो बड़े स्तर पे क्या होगी कि जन धन की क्षति होगी, वहाँ पर जो स्थितियाँ होंगी वो संभालने लायक नहीं होंगी। उससे पहले ही क्या है कि ये जो एजेंसियाँ हैं ये इस तरह की एडवाइजरी जारी कर रही हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चिंता है जापान के जो प्राधिकारी हैं वहाँ पर जो शासन है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये रिंग ऑफ फायर के समीप अवस्थित है, और इस कारण से यहाँ पर चूँकि सामान्य तौर पे आप देखें तो प्रत्येक वर्ष उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं, और इस कारण से ये जो संभावना है कि महाभूकंप आने की, इसकी संभावना प्रबल है। और इसी कारण से यहाँ पर जो प्रशासन है ये पूरी तरह से परेशान है। अब चूंकि पूरी जो चर्चा है ये क्या है कि नानकाई जो गर्त है उसके संदर्भ में की गई है, तो थोड़ा सा महासागरीय गर्त के बारे में भी हम देख लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो देखिए महासागरीय क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर जो सबसे गहरे भाग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं महासागरीय गर्त। यही नहीं, सागरीय क्षेत्र का लगभग क्या है कि 7% हिस्से को ये महासागरीय जो गर्त हैं ये कवर करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जो ढालें होंगी वो तीव्र होती हैं, यानी कि स्लोप जो होता है वो तीव्र होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है ये कहाँ पर अवस्थित होते हैं, तो सामान्य तौर पे जो तट है उसके द्वारा जो मेखलाएं हैं वहीं पर आपको ये देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें
तो द्वीपों पर गहरे कुंड भी आपको देखने को मिल सकते हैं और आकार के अनुसार और कम क्षेत्रफल के अनुसार इनके अलग अलग वर्गीकरण भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अधिक जो गहरे खड्ड हैं उनको गर्त बोल देते हैं, और जबकि जो लंबे खड्ड है उनको क्या है कि खाई या ट्रेंच बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मेरियाना ट्रेंच सबसे दुनिया की गहरी ट्रेंच है। तो इस तरह से क्या है कि ये हम देखते हैं। दूसरी बात करें तो ये जो पूरा गर्त वाला क्षेत्र है ज़्यादातर क्या है कि ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होता है, और ये माना जाता है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है। और गर्तों में क्या है कि जो डिपॉजिट्स हैं, जो निक्षेप हैं, इनका जमाव होता है, और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर देखेंगे तो जो आकाशीय धूल है, जो ज्वालामुखी राख है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो महासागरीय गर्त है वो क्या है, और जो न्यूज आ रही है कि अब क्या है कि जापान की जो यहाँ पर मौसम विज्ञान एजेंसी है जिसने ये कहा है कि आने वाले समय में महाभूकंप आ सकता है, तो ये किस संदर्भ में कहा गया है इसके बारे में हमने डिटेल से देखा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।